Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. अच्छा, कितने लोग ये बताओ पहले क्लास आपने स्टार्ट कर दी थी? ऑल ऑफ यू हेयर वर ऑलरेडी अटेंडिंग या फिर ये फर्स्ट क्लास है आपकी? Sir, already attending. कितने लोगों की फर्स्ट क्लास है? ये हाथ खड़े कर दो। आठ लोगों ने हाथ ऊपर करे हैं बस। बाकी सब पहले पढ़ चुके हैं। जो लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे से वो हाथ खड़े कर दो भाई। हमारी क्लास पहले शुरू हो गई थी। ठीक है, तो सभी लोग पहले पढ़ चुके हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का तुम्हारा फर्स्ट क्लास है। कुछ लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, उनको शायद खुद ही नहीं पता है क्या बातें चल रही हैं। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आपने जो स्टार्ट किया था, हमारे जो क्लासेस हुए थे वो स्कूल के बच्चों को लेकर हुए थे। फिर डार्ट एग्जाम के बाद कुछ बाहर के बच्चों ने भी एडमिशन किया है, तो उन लोगों के लिए फर्स्ट क्लास। ऑलराइट, ठीक है। तो देखिए, इन जनरली तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले आपको थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड बेसिक मैथ्स सिखाता हूं, फिर उसके बाद हम कैलकुलस पे जाते हैं, कैलकुलस से वेक्टर्स पे जाते हैं, वेक्टर्स के बाद काइनेमेटिक्स आती है या और यूनिट्स एंड डायमेंशन भी है बीच में। तो ये हमारा फ्लो रहता है। लेकिन ये फ्लो तब रहता है जब आप ताजे ताजे एकदम तुरंत 10th से आए हो। अभी 10th से 11th में आए हुए हो गया काफी टाइम, एग्जाम्स तो काफी टाइम हो गया, एंड आई एम कंसिडरिंग आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा। और बेसिक मैथ्स को हम बाईपास कर सकते हैं आराम से। सर वो ठीक रहेगा। दूसरा आता है फिर इसमें कैलकुलस। कैलकुलस के बारे में बताइए, ये आपने पढ़ लिया है क्या? थोड़ा सा मतलब बेसिक आइडिया है, ऐसा नहीं है कि पूरा मास्टर तो आप नहीं बनोगे अभी कैलकुलस में, लेकिन आपको बेसिकली आइडिया है कैलकुलस होता क्या है? Yes, sir. यस सर, आइडिया है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Idea. No, sir. No, sir. Yes, sir. नो सर बोलने वाले कितने लोग हैं, जरा एक बार हाथ ऊपर करो।
ओके, तो 7-8 लोगों ने हाथ ऊपर किए. You don't have any idea about calculus. Next, tell me how many of you have already studied vectors. हाथ सब लोग नीचे कर लो ये वाले. Everyone, please put your hands down. और अब मुझे बताइए कितने लोगों ने वेक्टर्स के बारे में आपको ज्ञान है. You have studied vectors. ओके, हाथ नीचे कर लो. ये सवाल गलत हो गया. आई शुड आस्क कितने लोगों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है. हाथ ऊपर करिए. ओके, नेक्स्ट बताइए अब आप कितने लोग अभी करंटली कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं. हाथ सब लोग नीचे कर लो एक बार. पहले सब लोग नीचे कर लो पहले हाथ. सभी लोग नीचे कर लीजिए हाथ. हाँ, अब बताइए कितने लोग कहीं और पर अभी भी कोचिंग कर रहे हैं. ओके, ठीक है. फिर सो हम लोग पूरा ही लेके चलेंगे बेटा. अब लेट शुरू हुआ है तो लेट ही खत्म होगा, फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते. और स्टार्टिंग से ही पूरा लेके चलना पड़ेगा अपने को. सर ऐसे कुछ हो सकता है क्या कि वो वाले कॉन्सेप्ट्स जो कैलकुलस फिर वेक्टर्स ये सब के आप वीडियो बना के ग्रुप में सेंड कर लें, फिर बच्चे देख लें, बाद में कुछ डाउट हो पूछ लें, और बाकी यहाँ पर हम अपना मतलब कंटिन्यू करें. सर आपके YouTube नहीं में बेटा, आप लोग बहुत कम हो, क्योंकि जो पहले पढ़ चुके हैं वो लोग काफी कम हैं और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग काफी ज्यादा हैं. और मेरे पास वीडियोस नहीं है इसकी ना. ओके, चलिए भी शुरू करते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद, अच्छा जो लोग पहले से पढ़ रहे थे उनको कहां तक पढ़ा दिया था मैंने. जो लोग पहले पढ़े थे यहाँ पर उनको कहां तक पढ़ा दिया था. याद है आप लोगों को. एग्जैक्टली. तो इसलिए हम जो है पूरा ये स्टार्टिंग से अच्छे से करेंगे इसको, तो ज्यादा बेटर रहेगा. हाँ, ये बात श्योर है कि मैं अब बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा. बेसिक मैथ्स जो कहीं ना कहीं आप कुछ तो पढ़ाई रखे होगे, तो फिर वो उसमें वो पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है अभी. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द कैलकुलस. थोड़ा थोड़ा आइडिया कैलकुलस का दूंगा और फिर हम वेक्टर्स में घुसेंगे जल्दी से. लेकिन अभी हम वेक्टर्स और कैलकुलस कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका ये जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ना काइनेमेटिक्स, ये कंप्लीट होता चला जाए अपने आप ही. काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा.
और जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो मोशन इन 2 डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा. सो बाय द टाइम वी आर फिनिश विद द कैलकुलस यू विल सी दैट आपका ये भी कंप्लीट हो गया है, क्या बोलते हैं इसको, काइनेमेटिक्स भी कंप्लीट हो गया है. तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको फटाफट कर लेंगे. चलो यूनिट्स एंड डायमेंशन थोड़े टाइम बाद में कर लेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है. यूनिट्स एंड डायमेंशन में और एरर्स जो है वो अगर आप बाद में भी करोगे तो भी चलेगा. अभी थोड़ा कोर्स आगे को बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर है. तो देखिए चैप्टर का नाम जो मैं दे रहा हूं दैट इज कैलकुलस का यूज कैसे होता है काइनेमेटिक्स में. तो सभी लोग, बाकी लोग, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, जहां पर भी ये लगे कि यार ये क्या चल रहा है, क्या हो गया, वहां पर आप हमेशा मेरे को रोक के सवाल पूछ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के. ऑलवेज यू कैन आइदर रेज योर हैंड और यू कैन स्पीक इन बिटवीन, नो प्रॉब्लम. सो जब भी कुछ ऐसा लगे कि क्या हो रहा है तो आप तुरंत से जो है रोक के क्वेश्चन पूछना हमेशा. दिस यू हैव टू मेक दिस अ हैबिट, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. एनीवे, तो काइनेमेटिक्स यूजिंग कैलकुलस का क्या मतलब है, पहले मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. कैलकुलस का रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कोई भी आप नया टॉपिक पढ़ते हो आपको ये जरूर पता होना चाहिए व्हाई वी आर स्टडीइंग इट. क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो हमें अभी तक नहीं आता, ऐसा क्या है कि हमें कुछ नया सीखना पड़ रहा है. तो उसकी दिक्कतें समझो. जब तक आप कैलकुलस नहीं जानते हो तो काइनेमेटिक्स के नाम पे आपने क्या पढ़ा था. काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा था कि भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम. या फिर ज्यादा से ज्यादा आपने और क्या पढ़ लिया होगा कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. यही पढ़ा है ना सब लोगों ने. Yes. इस वाली डेफिनेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी आर मूविंग ऑन अ रोड तो आपकी जो कार का जो स्पीडोमीटर है, मान लीजिए आप कार में जा रहे थे, बहुत महंगी सी कार है, आपकी कार का जो स्पीडोमीटर है वो ये वाली वैल्यू कभी भी नहीं देता एक्चुअली. इट डजंट इवन कैलकुलेट दिस. वो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. टोटल डिस्टेंस अलग से मेजर कर लो, माइलस्टोन लगे होते हैं बीच बीच में, और साथ में आपकी जो घड़ी है उसमें से टाइम देख लो और डिवाइड करके निकाल सकते हो. जो ये स्पीडोमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये क्या दिखाएगा आपको. इनिशियली मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया आपने तो इनिशियली वो 0 मीटर पर सेकंड दिखाएगा या 0 किलोमीटर पर आवर दिखाएगा. आप धीरे धीरे इसका स्पीड, आपने एक्सेलरेटर में पैर डाला हुआ है तो इसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. इट माइट रीच सम 60 किलोमीटर पर आवर इन सम टाइम. Maybe you might reach 80 kilometers per hour after some time. और फिर जब जैसे आपको देखा कि डेस्टिनेशन आने वाली है, then you will slow down. You will start to put brakes. और ब्रेक जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका एक कम होते 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 फाइनली मान लो आप रुक जाओ. तो जो स्पीड है दैट इज नॉट कांस्टेंट. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. और आपने यहां जो फॉर्मूला लिख दिया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका इस वाली स्पीड से कोई लेना देना है भी नहीं. बिकॉज दिस पर्टिकुलर जो स्पीड यहां पर ये आएगी, ये जो स्पीड है, हम इसका नाम अभी तक पूरा नाम नहीं लिया था, दैट स्पीड विल बी द एवरेज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. पूरा जब यहां से यहां तक पहुंचते हो आप, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा, कितना स्पीड रहेगी आपकी, वो बता रहे हो. हर एक इंस्टेंट पर जो आपका स्पीडोमीटर यहां पर आंसर दे रहा था, उस स्पीड के बारे में जानने के लिए आपको ये टर्म अच्छे से सीखना पड़ेगा. ये
टर्म नहीं है, मतलब ये एक्चुअली पूरे का पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। आगे जाके आप देखोगे कैलकुलस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली, मैथ्स का काफी प्रोमिनेंट पार्ट है कैलकुलस। वो सब चीजें जानने के लिए आपको कैलकुलस सीखनी पड़ेगी। यहां तक समझ में आता है? कैलकुलस का रिक्वायरमेंट समझ में आता है सबको? बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो कैलकुलस का रिक्वायरमेंट यही है कि whenever you are dealing with quantities which are variable, which are changing with time, which are not constant, then the study of those quantities comes under this topic calculus. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हो, जनरली यूनिवर्स से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में आप पढ़ रहे होते हो फिजिक्स में जब आप पढ़ रहे हो तो। और यूनिवर्स में ऐसी बहुत ही गिनी चुनी क्वांटिटीज होती हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर ही, बहुत ही पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर ही कांस्टेंट रहती हैं। अदरवाइज तो दुनिया में सारी क्वांटिटीज जितनी भी हैं सब टाइम के साथ, वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं। nothing in this universe is constant. Change is the only constant, ऐसा मान सकते हो तुम। ये भी स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन चेंज जो है वो हमेशा सब में होते रहता है। अब जब आप एक ऐसा यूनिवर्स पढ़ रहे हो जिसमें सारी क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं, तो चेंज किस तरीके से स्टडी किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन वी स्टडी कैलकुलस। कैलकुलस का पूरा नाम जो है, अगर आप मैं बोलूं तो कैलकुलस का पूरा नाम एक्चुअली कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस होता है। शॉर्ट मतलब मोर और लेस सब लोग इसको कैलकुलस बोल देते तो बढ़िया रहता है। कैलकुलस के दो ब्रांचेस हैं। इसमें बोल सकते हो कि अगर ये कैलकुलस अभी हमारे लिए एक टॉपिक है तो इसके दो सब टॉपिक होंगे। एक आता है बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा क्या आता है? इंटीग्रल कैलकुलस। अभी हम इनके नाम पे जाएंगे धीरे धीरे, बट अभी नाम से थोड़ा सा तो आपको ये आइडिया लग ही रहा होगा कि दिस क्वांटिटी हैज टू समथिंग टू डू विद डिफरेंसेस एंड दिस क्वांटिटी हैज समथिंग टू डू विद एडिशंस। इंटीग्रल मतलब जोड़ना और डिफरेंशियल मतलब घटाना होता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि इधर प्लस करना है उधर माइनस करना है, ऐसा नहीं है। बट हाँ ये है कि दिस इज रिलेटेड टू डिफरेंसेस एंड दिस इज रिलेटेड टू द एडिशंस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑब्वियसली डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में सीखेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है किसने ये इन्वेंट करी थी कैलकुलस? Who invented calculus? न्यूटन। करेक्ट, गुड। और किसी का नाम भी आता है क्या? न्यूटन का तो सही है, बिल्कुल सही। और न्यूटन की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इन्वेंटेड कैलकुलस मोर देन ही डिस्कवर्ड ग्रेविटी और वो सब। क्योंकि एक्चुअल में ग्रेविटी को सिर्फ फॉर्मल रूप ही दिया था न्यूटन ने, बाकी तो लोग बाग जानते तो थे ग्रेविटी के बारे में, लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान है न्यूटन का वो शायद कैलकुलस ही है। कैलकुलस सीखने के बाद आप काफी सारी चीजों के बारे में स्टडी करना जान गए कि कैसे स्टडी कर सकते हैं। बाकी न्यूटन ने बहुत सारी चीजें करी हैं, सबको पता है। देयर वाज वन मोर कंटेम्पररी मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन। न्यूटन वाज फ्रॉम ब्रिटेन, जिसको जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन नाम कम लिया जाता है, पता नहीं क्यों। गॉटफ्राइड लिबनिट्ज, जानते तो सभी लोग हैं। अगर आप मैथ्स में थोड़ा भाई आगे आप जाके पढ़ते हो कुछ तो लिबनिट्ज का नाम काफी आता है। सो न्यूटन एंड लिबनिट्ज दे वर कंटेम्पररी एक्चुअली एंड दे बोथ इन्वेंटेड कैलकुलस सेपरेटली। और कुछ ऐसा था कि इनकी
पेपर वेपर पब्लिश करते थे ये लोग, तो 4-5 महीने के आगे पीछे में दोनों ने पब्लिश किया था। तो दोनों ने ही सेम बातें बोल रखी थी, दोनों ने ही कैलकुलस के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। सो इन लोगों ने कैलकुलस को इन्वेंट किया। न्यूटन को तो इसीलिए जरूरत पड़ी कैलकुलस को इन्वेंट करने की, बिकॉज ही वांटेड टू एक्सप्लेन हिज 3 लॉज एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, उसी को अच्छे से लिखने के लिए ही नीडेड सम वे, सम मैथमेटिक्स। तो ये उसने इन्वेंट किया था। अब देखो इसके बारे में सीखना है अभी हमें, ठीक है। तो लिबनिट्ज एंड न्यूटन दोनों का ही नाम आएगा। पूरी कैलकुलस में यू विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन चेंज इन एनी क्वांटिटी। अभी देख लो, आप ये जो 3-4 क्लास लगेंगी कैलकुलस में, ये जो है एक्चुअल में आपका फिजिक्स का पार्ट तो नहीं माना जाता है, आप एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट यस यू कैन फाइंड इट इन एचसी वर्मा। बुक्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बुक्स करनी चाहिए, क्या क्या हम करेंगे। तो देखिए भाई, चेंज इन एनी क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स। सब लोग जानते हैं इस बारे में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And it is defined as x का फाइनल वैल्यू माइनस x का इनिशियल वैल्यू। दिस इज हाउ चेंज इज डिफाइंड। ये भी पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now if delta x is positive, तो x का वैल्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? Increase हुआ है। So x has increased. If delta x is negative, x has decreased. And finally अगर delta x का वैल्यू 0 है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो बोलो क्या बोलूंगा? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट, पक्का कांस्टेंट इसका मतलब? तो कांस्टेंट ही तो रेस्ट में Initial और final same. यस, इसका सिर्फ मतलब इतना सा निकलेगा अभी कि उसके इनिशियल और फाइनल वैल्यूज सेम है, बीच में हो सकता है चेंज हुई हो, वी डोंट नो। सो कांस्टेंट बोलना थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ इनिशियल और फाइनल वैल्यू जरूर सेम है। हो सकता है भी, क्या पता ये बढ़ के घट गया हो या फिर घट के बढ़ गया हो, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। इसलिए मैं इसको अभी ये लिख रहा हूँ, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज आर इक्वल। चीजों को शुरू से ही अगर क्लियर रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, एनीवे ये हो गया आपका चेंज इन क्वांटिटी। उसके बाद जहां पर जो आपको सीखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि हाउ डू वी राइट दिस क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। बेटा जो लोग नए हैं प्लीज बी वेरी केयरफुल। जो चीज नहीं समझ में आती है आप लोगों को पूछना है तुरंत से। कौशिक, Yes, sir. समझ आ रहा है ये अभी तक? Yes, sir. प्रांशु, Yes, sir. इज दैट क्लियर? जो भी अभी तक पढ़ा है वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो मुझे बार बार ऐसे पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सब टाइम वेस्टेज होता है फिर। सो तुम्हें अपना खुद ही ख्याल रखना होगा।
जहां पर भी कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तुरंत बोल देना। ओके, तो भाई हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं कि हम रेट किस तरीके से निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका, आई डोंट नो, वैसे काफी अभी अभी तो 11th में ही हो आप लोग, हाइट तो बढ़ी रही होगी आप लोगों की। सो अच्छा, ये मीटिंग जो है भाई 10 मिनट बाद ऑब्वियसली अपने आप बंद हो जाएगी। तो जब अपने आप बंद हो जाएगी तुरंत से आप रीजॉइन करेंगे, मैं ऑलमोस्ट तुरंत ही मीटिंग को रीस्टार्ट कर दूंगा। सो एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये जितना भी फिजिक्स क्लास होगा सब में आईडी पासवर्ड सेम रहेगा? हाउ डज इट मैटर? सर वरना फिर से आईडी पासवर्ड देंगे तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा ना, अलग आईडी पासवर्ड देके। हाँ तो हाँ सर, तो ये सेम रहेगा थ्रू, मतलब सारे सेशन में ये सेम रहेगा या चेंज होगा आईडी पासवर्ड? नहीं, उससे मतलब अगर चेंज होगा तो कुछ नुकसान होता है क्या? नहीं सर, मतलब फिर चेक करना पड़ेगा मोबाइल। अच्छा ठीक है, कर लेना, चेक कर लेना, ये चेंज हो सकता है कभी भी। अच्छा ठीक है सर। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, हाँ 10 मिनट बाद दोबारा से भाई ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो मैं बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और अभी अभी जाने की जरूरत नहीं, कभी अभी भागना शुरू कर दो, अभी जब तक चल रही है तब तक चलेगी। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी किस तरीके से हम सोचते हैं इसको, तो आप अपनी हाइट को ही अगर आप ले लो, अगर आपने पिछले 1 2 3 साल में अपनी हाइट मेजर करी होगी तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा कि हाँ हर साल थोड़ी सी तो हाइट बढ़ जाती है, कुछ इंचेस कुछ सेंटीमीटर्स हाइट बढ़ जाती है। सो योर हाइट इज चेंजिंग, योर हाइट इज चेंजिंग। लेकिन ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है? ऐसी कौन सी दूसरी क्वांटिटी है जिसको चेंज करने पर आपकी हाइट चेंज होती है? सोच सकते हो? एक क्वांटिटी तो आपकी हाइट है, लेकिन ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? ऐसी कौन सी दूसरी क्वांटिटी है जिस पे डिपेंड कर रही है? सर हमारा एज। योर एज, दैट इज करेक्ट। योर एज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, फिजिक्स में all the quantities will depend upon this age. एज जो है वो किसी पे ऊपर डिपेंड नहीं करती है, और एज से हमारा मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है? दिस टाइम। टाइम डिपेंड नहीं करता किसी चीज के ऊपर, डिपेंड का मतलब है टाइम को चेंज होने के लिए कोई और क्वांटिटी का चेंज होना जरूरी नहीं है, टाइम अपने हिसाब से चेंज होते रहता है और एक कांस्टेंट रेट के साथ चेंज होते रहता है। मतलब एकदम तो 100% श्योरिटी नहीं है इस चीज की, क्योंकि टाइम के बारे में पूरी पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं, एंड देयर इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वो सब भी है। पर हाँ, अभी हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं दैट इज क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स। उसमें तो टाइम जो है दैट इज अ टाइम विल ऑलवेज इंक्रीज, एंड टाइम विल ऑलवेज चेंज एट द सेम रेट, सेम रेट से ही टाइम बीतता रहेगा, है ना? वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। तो बाकी सारी क्वांटिटीज जो होती हैं वो टाइम पर डिपेंड करेंगी। तो जैसा आपने मैथ्स में सीखा है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैथ्स में सीखा है, जैसे y इज इक्वल टू, कई बार ऐसे लिखते हैं ना 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो x को बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है फिर उस पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। जानते हैं सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। फिजिक्स में भगवान ने हमें ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना के दिया है। टाइम विल बी द अल्टीमेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसका चेंज होना किसी और बात से अनअफेक्टेड है अभी हमारे लिए। बाकी सारी क्वांटिटीज माइट डिपेंड अपॉन दिस टाइम।
तो बाकी सब डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। एनीवे, तो अब आपको पता लगा आपका हाइट जो है वो एज के साथ चेंज हो रहा था। सो आई कैन राइट द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर हाइट। मान लीजिए 1 साल में आपने कुछ चेंज देखा, तो यू कैन राइट डाउन दैट चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम इंटरवल। इसका वैल्यू मान लो आपको मैंने बताया कि दिस इज 1 इंच पर ईयर। तो आपने पिछले 3-4 साल से मेजर किया था ये, और आपको 1 इंच पर ईयर मिला ये वैल्यू। जैसे आपको ये वैल्यू पता लगी, अब आपको एक छोटा छोटा रफ आइडिया पर लग जाएगा कि अब से 2 साल बाद आपकी हाइट कितनी हो जाएगी। रफ आइडिया तो लग ही जाएगा। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस नीड नॉट बी कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि हर साल 1 इंच बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ऐसे तो फिर तुम खली वली सबसे ऊंचे पहुंच जाओगे। बट अभी के लिए राइट नाउ पिछले 2-3 साल से आपने मेजर किया और ये जाना कि भाई हर साल 1 इंच हाइट आपकी बढ़ जाती है। तो उसका फायदा क्या हुआ ये जानने का? आप अपने नेक्स्ट ईयर की और उससे नेक्स्ट ईयर की एज को, हाइट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। और साथ में अगर आपने किसी और को ये बता दिया कि मेरा जो है हाइट हर साल 1 इंच बढ़ रहा है, तो वो आपके पास्ट में भी कितना आपके पिछले साल कितना आपकी हाइट थी वो सब प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ये जो क्वांटिटीज है, रेट, कैलकुलस में आप जनरली इसी के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो। कैलकुलस में वी आर इंटरेस्टेड इन दीज क्वांटिटीज, रेट्स। इसका फायदा क्या होता है? इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपकी जो क्वांटिटी है थोड़ी देर बाद कितनी हो जाएगी, या फिर थोड़ी देर पहले कितनी थी। इस रेट से ही पता लग जाता है। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. और उसके साथ ये जरूर है कि रेट नीड नॉट बी अ कांस्टेंट। ये ध्यान दिमाग में रखना, रेट नीड नॉट बी अ कांस्टेंट। मैंने लिख तो दिया यहाँ पर 1 इंच पर ईयर, पर हो सकता है अगले साल इसकी वैल्यू 0.5 इंच पर ईयर रह जाए। और जिस एज में आप अभी हो तो ये रेट कम ही होगा धीरे धीरे आगे। अगर अभी तक आप मान लीजिए 1-1.5 इंच पर साल बढ़ रहे थे, तो आगे जाके अब आप उतना नहीं बढ़ो। सो दिस रेट नीड नॉट बी कांस्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब देखिए हम धीरे धीरे और इसमें चेंजेस लेके आते हैं। ध्यान से देखना बेटा, और चीजों को आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। टेक सम एग्जांपल्स। सपोज ये इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 3x + 5। तो एक्चुअल में 10 तक हमारा काम इसी चीज से हो जाता था कि भाई x की वैल्यू बता दो, y की आ जाएगी। जैसे मैंने आपसे बोला, बताइए अगर x की वैल्यू 0 है, इधर x की वैल्यू लिखना है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी इस इक्वेशन से? 5 x की वैल्यू 1 पर y कितना आएगा? 8 2 पर 11 एक और बता दो, 3 पर और बता दो। 14 तो एक्चुअल में क्या होता था, 10 तक हमें और इससे ज्यादा कोई मतलब ही नहीं था। हम इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके प्लॉट भी कर लेते थे, इसका ग्राफ भी बना देते थे। याद है ग्राफ बनाते थे इसका ऐसे प्लॉट कर करके, और बस हमें इसी से ज्यादातर मतलब रहता था। कैलकुलस में नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन कि अगर मैंने x में 1 का चेंज किया है, ध्यान से देखो, पहले 0 थी वैल्यू, फिर 1 कर दिया, तो डेल्टा x जो है यहां पर 1 है। ये समझ में आता है? इफ दिस इज द फाइनल वैल्यू एंड दिस इज द इनिशियल वैल्यू, तो डेल्टा x कितना आ गया? 1. सिमिलरली अगर मान लीजिए 1 से मैं 3 पहुंच गया, तो डेल्टा x का वैल्यू कितना है? 2. तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मेरा डेल्टा x 1 था, 0 और 1 के बीच में, तो डेल्टा y कितना आया था उस केस में? हाउ मच 3. वाज डेल्टा y? हाँ, 3. 3।
और जब मैंने मान लीजिए यहां से x का वैल्यू 1 से 3 करा, when your delta by x was 2, तो चेंज इन y कितना आया? 6. बेटा ये माइक ऑफ कर लो जरा, आवाज आई जा रही है बार बार, माइक ऑफ करिए. नाउ द रेट ऑफ चेंज विल बी, उसको आप बहुत अच्छे से अब लिख सकते हो.